इंट्रोडक्शन टू इंडियन फोकलॉर एंड इट्स जॉन ये पढ़ाएंगे, फिर इंडियन डिस्कोर्स ऑन फोकलॉर पढ़ाएंगे। ये देखिए आप इनको पढ़ा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इंडियन फोकलॉर एंड इट्स जॉनरास, तो इंडियन डिस्कोर्स ऑन फोकलॉर और फिर ओरल एपिक्स इन चैप्टर। ठीक है, तो ये 3 मॉड्यूल्स जो हैं वो आपको पढ़ाएंगे एंड देन व्हेन आई मीट यू for the heritage of epics, then I can take it up from there and we will discuss, but I will be here as much as possible for me to be here because I also want to. Where were you yesterday? अगली बार से माफ़ी नहीं मिलेगी because you know हम बहुत जल्दी बहुत ख़त्म करते हैं, so even when you miss one day you have missed 1 week's class in any other university classroom, तो वो मत करिए because you are the loser in the end, है ना। तो कल तो खैर हमारा लाइट डे था थोड़ा, तो it's okay but be careful। तो ये 3 मॉड्यूल पढ़ाएंगे ना। I've already given you enough introduction of Dr. Rajendra Ranjan Chaturvedi. In the present moment you will not find a more knowledgeable person in the area of लोक संस्कृति than him, and वो लोक संस्कृति नहीं करते हैं, उनकी शास्त्रीय परंपरा पे भी उतनी पकड़ है, ब्रज क्षेत्र पे भी उतनी पकड़ है। He is strong in many fields, but he is here primarily to teach you folk culture of India, भारतीय लोक संस्कृति जो हम बोलते हैं, and what he feels about it. Now his relevance in today's present times is that he is one of very few people who has not only acquired knowledge through books and through engagement in the field like a person like me who's done, but he's also lived through that period of the making of the nationalist discourse on folklore, and he has lived and interacted with people who contributed to the thinking on folk in Indian context. लोक की जो परिभाषाएं उभर के आ रही हैं, उसके ऊपर जो चिंतन हो रहा है, जो समझ आ रही है, उसको इन्होंने प्रत्यक्ष जिया है और साक्षी हैं उस इतिहास के बनते हुए के। So it's very unfortunate that you don't understand Hindi. There's nothing I can do, but I would like you to have maximum interactions with him. You've already been told to be how to be critical of the discourses that you meet in your life, okay? So you will have many questions और बड़े खुले रूप में आप इनसे, ये बहुत खुले व्यक्ति हैं, आपके जो प्रश्न उठते हैं, जैसे हमने कहा कि किस तरह से नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव में जब लोग को उस वक्त देखा जा रहा है, जब जर्मनी में देखा जा रहा है, जब सोवियत यूनियन में देखा जा रहा है, रोमांटिसिस्ट पद्धति के रूप में जब लोग को देखा जा रहा है, तो किस तरह से उस लोग की संस्कृति को विकृत किया जाता है, तो वो भी हमने देखा। क्या भारतीय परंपरा में भी ऐसा ही हुआ कि वहाँ पे कुछ फर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जब कोई ये कहते हैं कि आप बैठ जाइए कि भारत लोक में भारत की आत्मा बसती है, तो आर वी रिपीटिंग द सेम डिस्कोर्स जो ये वहाँ से चालू हुआ था कि वो सिंपल लोग हैं, सहज लोग हैं, स्पॉन्टेनियस हैं, वो सीढ़ी की पिछली निचली सीढ़ी पे खड़े हुए हैं, ओके। ऑल दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फोक। डू यू रिमेंबर ऑल दोस? साधना भी बहुत बताया, मैंने भी बहुत बताया। तो वो आत्मा, what is that spirit of the nation, that has to be also looked critically, कि वहाँ कैसे देखा जा रहा था उस आत्मा को, और जब ये बोलते हैं अपने लोक चिंतन में, तो उस आत्मा को कैसे देखा जा रहा है, और क्या ये आत्मा वाला डिस्कोर्स डिसिप्लिन के लिए में होना चाहिए या इसको क्रिटिकली एवेल्युएट करना चाहिए, इसको किस। सो दिस इज वेयर लाइज योर ability to become an independent scholar, okay, to think, to question and to create, okay, not demolish and destroy, ठीक है। चलो, all right sir, I will join you in a while। आप सभी का अभिनंदन कर रहा हूँ।
मौका दिया कि आपसे मैं विमर्श कर रहा हूँ। और जहाँ तक अभी मैडम ने कहा, सच्चाई ये है कि मैं यहाँ आपसे कुछ सीखूंगा भी और कुछ सिखाऊंगा भी। मैं विद्यार्थी ही हूँ, ये बात भी आपसे कह रहा हूँ, सच सच कह रहा हूँ। कोई विनम्रता प्रकट करने के लिए ये बात नहीं कह रहा, ये सच है। क्योंकि लोक की जो अवधारणा है वो इतनी विशाल है, इतनी विराट है कि हम यदि ये कहें कि एक समुद्र के किनारे पर बैठे हुए हम रेत के कणों को देख रहे हैं या सीपी और शंख को देख रहे हैं, सच्चाई ये है कि हमारी जो स्थिति है वैसी ही है। लोक की जो विराटता है, उसकी जो विशालता है, जो उसकी गहराई है, उसका जब हम आकलन करते हैं तो उसमें जो मेरे मन की जो स्थिति बनती है, मैं आपसे वही बात कहता हूँ। और रही बात ये कि आप सभी लोक के सदस्य हैं। लोक हैं ये नहीं कह रहा, लोक की इकाई है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैं भी हूँ समुद्र में बूंद, समुद्र में बूंद, हमारी स्थिति वैसी ही है, बूंद वैसी है। लेकिन बूंद है तो समुद्र की। तो यदि आप पलट कर के देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप उसी लोक से जुड़े हुए हैं और लोक की वो सारी बातें आपके जहन में हैं जो आप मुझे बताएंगे भी और उन पर हम यहाँ संवाद करेंगे। सच्चाई ये है कि मैंने कहा नहीं, स्मारय त्वां न शिक्षये, मैं आपको स्मरण कराऊंगा कि आप स्वयं लोक में हैं। यही स्मरण कराने के लिए मैं यहाँ आया हूँ ना। जब आप ये देखेंगे कि आप उसी परिवार से जुड़े हुए हैं, उस परिवार में किस प्रकार की परंपराएं हैं, जब उन परंपराओं के प्रति आपके मन में एक जिज्ञासा जगेगी, एक आस्था जगेगी, आप समझिए कि आपने भी लोक का दर्शन करना शुरू कर दिया। थोड़े से हम जो कट गए, थोड़े से हम व्यक्ति को कुछ प्रधान बना बैठे, मान बैठे, वो कुछ आज के जमाने की, आज के युग की जो व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं कि हम अकेले अकेले हो गए। हम परिवार को भी, अपने परिवार को भी समेट नहीं पाए। अब ये समेटना कैसा है कि देखिए, लोक के लिए, देखिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ये मेरी आप कमजोरी समझ लीजिएगा, है ना। और लेकिन आपकी समझ में वो नहीं आवे, उसे 100 बार भी बताने के लिए यहाँ भी और आगे भी उसके लिए मैं तत्पर रहूँगा। आप पूछेगा 100 बार, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हिंदी जो है वही मैं क्यों सोचता भी उसी भाषा में, अब चिंतन मेरा उसी में चल रहा है, तो मैं उसी के साथ आपके साथ विमर्श भी करूँगा। तो इसलिए कोई संवाद है, मैंने आपसे कहा संवाद है, हम संवाद कर रहे हैं। संवाद में आप जो भी कहेंगे, और मैं तो चाहूँगा, देखिए मैंने आज का जो विषय लिया है वो है लोक वार्ता अध्ययन के प्रयोजन। अब पहला प्रयोजन तो यही है कि हम ये जान लें कि किताबों की दुनिया के बाहर भी एक ज्ञान की अविच्छिन्न परंपरा है। ये जान, पहली बात तो यही जानना है। हम जो अनुशासन पढ़ते हैं, दूसरे अनुशासन, मानविकी के भी और जो प्राकृतिक विज्ञान है उनके भी, ज्ञान को 2 भागों में बांटते हैं ना। एक तो मानविकी वाले, ह्यूमैनिटीज वाले, एक नेचुरल साइंसेस वाले, प्राकृतिक विज्ञान वाले।
है ना, जिसमें ये फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह, बायोलॉजी वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उनको हम नेचुरल साइंस कहते हैं। और जो मनुष्य का अध्ययन करती हैं, जैसे मानव शास्त्र है, जैसे समाज शास्त्र है, जैसे मनोविज्ञान है, जलवृत्त शास्त्र है, ये सारे जो दर्शन शास्त्र है, ये सारे जो शास्त्र हैं, ये ह्यूमैनिटीज में, मानविकी में आते हैं। तो दो भागों में हम पूरे ज्ञान विज्ञान की परंपरा को मान, लेकिन इन सबके संस्थान हैं, इनकी यूनिवर्सिटियां हैं, इनके डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी किताबें हैं, इनकी लाइब्रेरीज हैं, अथाह है ना, अथाह। ये भी जो ज्ञान जिसका मैंने आपको दो भागों में वर्गीकृत करके बताया, ह्यूमैनिटीज और प्राकृतिक विज्ञान, ये कुछ कम नहीं है, अथाह है, अथाह। अच्छा, लेकिन अब आप देखिए घबराहट जो वीडियो होती है, और मैं कहता हूँ मैं विद्यार्थी हूँ, अब ये जो अथाह है, कितनी यूनिवर्सिटी संसार में है, कितने विभाग, कितने ग्रंथालय, कितने संस्थान इन्हीं ह्यूमैनिटीज और मानविकी के विषयों की हैं, अनुशासनों की हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस सारी सांस्थानिकता के इतर, इनके बाहर, किताबों के बाहर ज्ञान की एक ऐसी परंपरा है जो इस सांस्थानिकता से, ये सारे विश्वविद्यालयों की जो परिधियां हैं, इनके बाहर, इन सारी किताबों के बाहर, जिसे हम वाचिक परंपरा या ओरल ट्रेडिशन कह देते हैं। एक तो परंपरा है तो लिखित अक्षर की परंपरा है। अब लिखित अक्षर की परंपरा के संबंध में मैंने आपसे निवेदन किया कि वह तो संस्थानिकता में आ चुकी है, विश्वविद्यालयों में आ चुकी है, ग्रंथालयों में आ चुकी है, पुस्तकों में आ चुकी है, वो लिखित अक्षर है। लेकिन दूसरी जो परंपरा है वो वाचिक परंपरा। अब वाचिक परंपरा अथाह है। देखिए, ये जो ज्ञान विज्ञान की परंपरा जिसका जिक्र मैंने यूनिवर्सिटीज के सिलसिले में किया था, इसके संबंध में 1977 या 76 में जब वो 10+2+3 का जो एक रिवाज था वो बन रहा था, स्ट्रक्चर जब बन रहा था, तो उस समय हम उसमें लगे हुए थे। तो डॉक्टर PD शुक्ला थे, परमेश्वर दीप शुक्ल, जो ये जो पब्लिक ये एजुकेशन NCERT के पीछे जो संस्था है एडमिनिस्ट्रेशन वाली, उसके हेड थे। और उन्होंने ही वो सारी संसार में घूम करके 10+2+3 वाला जो स्ट्रक्चर लेकर के आए थे, PD शुक्ला थे। उनसे जब विमर्श चल रहा था तो उन्होंने मुझसे ये कहा, प्रति 7 वर्ष में ज्ञान दुगना हो जाता है। ये बात है 77-78 के वक्त की जब वो चल रहा था। अच्छा, अभी 2 या 3 साल पहले कपिला जी ने एक एशियन एनकाउंटर्स पर जो एक सेमिनार बड़ी करी थी, जिसमें सारे एशिया के लोग आए थे, वहाँ जब ये बात उठी तो उन्होंने कहा नहीं, 7 वर्ष नहीं, विश्व की जो गति है वो बढ़ चुकी है और आज ये 4 वर्ष हो चुके हैं। अच्छा, लेकिन अब इस बात के लिए भी 23 साल हो गए ना, अब आज की क्या गति है मैं नहीं जानता। ये बात तो उसके संबंध में हम कह रहे हैं जो ज्ञान विज्ञान के सांस्थानिकता में आ चुके हैं, जिनकी किताबें बन चुकी हैं, जिनके लिखित अक्षर बन चुके हैं। अब जो उसके बाहर है, जो वाचक परंपरा है, जो ओरल ट्रेडिशन है, और उसके संबंध में मैं यहाँ भारतीय लोक वार्ता के जो मूर्धन्य चिंतक थे, आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल किसी जमाने में यहाँ नेशनल म्यूजियम के महानिदेशक थे। उसके बाद में वो बनारस यूनिवर्सिटी में कला विभाग में आचार्य हो गए थे और वहीं पे उनका शरीर पूरा हुआ था। वे इस विषय के मूर्धन्य विचारकों में से और दिशा देने वालों में से एक थे। उनका एक सेंटेंस मैं आपको सुना रहा हूँ। उन्होंने ये कहा
यदि ज्ञान को ब्रह्म के समान चतुष्पाद माना जाए, यदि ज्ञान को ब्रह्म के समान चतुष्पाद माना जाए, तो उसके एक पाद की प्रतिष्ठा लिखित अक्षर में है, अर्थात शास्त्र में है, और उसके 3 पाद लोक जीवन में है, वाचिक परंपरा में है, सामूहिक स्मृतियों में है। अब आप समझिएगा कि वो जो लोक की जो बात हम कर रहे हैं, जो करते थे, उसके लिए वासुदेव अग्रवाल जैसा मूर्धन्य मनीषी कपिला जी के गुरु थे, जिस इस संस्था का जो जन्म देने वाली, जो सपना देखने वाली, जो कपिला बादशाह हैं, उनके गुरु थे आचार्य वासुदेव अग्रवाल। ये जनपद शब्द भी उनसे आया है। मैं आगे चल करके जब आपसे बातचीत करूंगा तब मैं आपके सामने रखूंगा वो बातें, कि वो जनपदी आंदोलन के मंत्रदाताओं में से एक थे। तो वे ये कह रहे हैं कि ज्ञान को यदि ब्रह्म के समान चतुष्पाद माना जाए, तो उसके एक पाद की प्रतिष्ठा लिखित अक्षर में या शास्त्र में या उसी वेद कह सकते हैं आप, हैं? और 3 पाद की प्रतिष्ठा हमारे व्यवहारिक जीवन में है। अच्छा, ये सारे जो ज्ञान हैं, ये सारे ज्ञान आते कहाँ से हैं? कहाँ से आते हैं? ये विचार कहाँ से पैदा हो जाते हैं? देखिए, जीवन में से ही तो पैदा होते हैं ना। जीवन से अत्यार तो कोई चीज नहीं है, सारी चीज जीवन में है। अब व्यक्ति जीवन और समष्टि जीवन, सबका जीवन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, क्यों नहीं? आपको समझ में कोई कठिनाई हो तो आप बताइएगा मुझे, है ना? हाँ, नहीं आ रहा है तो आप पूछिएगा। I don't know Hindi very well. हैं? I don't know Hindi very well. अब ये तो फिर थोड़ी सी मेरे सामने कठिनाई ये है कि ये कठिनाई मेरी भी है, लेकिन आप मुझसे कुछ पूछेंगी तो मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन ये मेरे साथ कठिनाई है। तो आपकी बात तो ठीक है, अब मैं क्या बताऊँ इसके लिए। डिस्कस ऑन द ब्रेक थोड़ा सा कोशिश करेंगे आपको ट्रांसलेटेड वर्जन दे दें। अच्छा देखिए, जो लोक वार्ता भारतीय विमर्श की बात कर रहा हूँ मैं, देखिए जो मेरा अपना अध्ययन है वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही है ना, तो उसी की बात कर रहा हूँ। मैडम ने मुझे बातें बताई कि इतना इतना सब कुछ वो बता चुकी हैं, आपके लिए कह चुकी हैं। तो मैंने कहा कि वो फिर तो मेरे लिए कहने के लिए कुछ रहा ही नहीं, आपने सारी बातें बता दी, सच्चाई है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो भारतीय परिप्रेक्ष्य जो है वो आपके लिए है, वो जो भारतीय विमर्श परंपरा है वो उस पर जो आप बात करिएगा। तो उसमें अब ये मेरी कमजोरी है, देखिए साथ इसमें अब जो आप कहेंगे। देखिए, अब मैं ये बात कह रहा हूँ कि लोक के लिए भारत के लोक वार्ताविदों ने सर्व शब्द का प्रयोग किया है, सर्व शब्द का प्रयोग किया है, सब, ठीक है ना जी। अब देखिए, ये जो सब शब्द है ना, ये जो सब शब्द है ये सापेक्ष है। जब हम यहाँ बैठे हुए हैं तो उसका मतलब हुआ सबका, कि हम जो 17 आदमी यहाँ हैं, 18, तो सबका मतलब हुआ 18 आदमी, ठीक है। अब इससे बड़े परिप्रेक्ष्य में जब हम पूरे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में देखेंगे, उसका अर्थ सबका और हो जाएगा। अब हम दिल्ली प्रदेश के लिए हम ये बात करेंगे तो उस सबका शब्द का जो अर्थ है वो और विराट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर हम हिंदी प्रदेश की बात करेंगे, फिर हम भारतवर्ष की बात करेंगे, फिर भारतवर्ष की क्यों, फिर हम विश्व की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि लोक का जो संबंध है, लोक तो मनुष्य को जानने की विद्या है ना।
अंतिम लक्ष्य है, उसका अंतिम प्रयोजन है, प्रयोजन वाली बात आ रही है ना, उसका जो अंतिम प्रयोजन है वो तो मनुष्य को ही जानना है ना। अच्छा, ये बड़ी भूल की बात है कि हम जो है ये सोचें कि अरे हम खुद ही मनुष्य हैं तो हम मनुष्य को तो जानते ही हैं, क्योंकि हम खुद ही मनुष्य हैं। ये बात कुछ ठीक तो है वैसे कि आप अपने को जानते हैं, लेकिन अपने को जानना क्या इतना आसान है? अपने को जानना इतना आसान है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसका परिवेश जुड़ा हुआ है। हम जब व्यक्ति को भी ले लें तो व्यक्ति परिवेश से अपने पूरे आपका परिवार है, उसका कुनबा है, उसकी जाति है, उसका वर्ग है, तो अब जैसे जैसे उसको विस्तार करते करते चले जाएंगे तो वो जो सब है वो बढ़ता चला जाएगा। और परिवेश से कितना मनुष्य लेता है जन्म से जैसे ही उसका जन्म होता है परिवेश वहीं उपस्थित हो जाता है। उसका जो परिवेश है ना, परिवेश आप समझ रहे हैं ना, उसका जो माहौल है, उसके जो संबंधों के जो ताने बाने हैं, पहले उसके पड़ोस के ताने बाने हैं, उसके बाद विद्यालय के ताने बाने हैं, उसके बाद कॉलेज के ताने बाने हैं, यूनिवर्सिटी के ताने बाने, समाज के ताने बाने हैं, जहाँ वो काम करता है वहाँ के ताने बाने हैं। तो बिना परिवेश के तो मनुष्य नहीं है ना। तो इसलिए मैं अपने को भी पूरी तरीके से जानता हूँ नहीं जानता हूँ। अच्छा, फिर ये तो बाहर की बात की मैंने, ये बात तो मैंने बाहर की कही है ना। अब अंदर की जो बात है, मनुष्य के जो मन की बात है, डॉक्टर हरद्वाई लाल शर्मा, दूसरा नाम मैं यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ। हरद्वाई लाल शर्मा का भी मैं एक उदाहरण यहाँ देना चाह रहा हूँ। वे मूल रूप में वो मनोविज्ञान के अध्येता थे और उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान भवन बनाने की कोई योजना थी, तो उसको बनाने के लिए सरकार ने उनसे कहा कि तुम अमेरिका चले जाओ। तो वो अमेरिका गए, मनोविज्ञान के लिए गए थे। लेकिन जब वहाँ उन्होंने फोकलोर की लोक वार्ता की जो लाइब्रेरीज देखी या जहाँ वो गए थे वो उन्होंने वो देखा, उनसे मेरा संवाद हुआ, तो उन्होंने कहा कि अरे मैंने देखा कि स्लीपिंग ब्यूटी एक मोटिव है, एक अभिप्राय है कहानी का, और स्लीपिंग ब्यूटी को लेकर के इतनी किताबें, एक अभिप्राय को लेकर के, एक मोटिव को लेकर के। तो उनका ध्यान गया कि अरे ये कुछ और बड़ा अनुशासन है, ये कुछ और बड़ा विषय है, ये ज्ञान की कुछ और बड़ी परंपरा है। अब चूंकि यहाँ मन की बात आई थी, मनुष्य को समझने वाली बात आई थी, तो उन्होंने मुझसे ये कहा, वो लिखा भी है, उनकी एक किताब है लोक वार्ता विज्ञान। लोक वार्ता विज्ञान ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से प्रकाशित है पुस्तक, और वो हरद्वाई लाल शर्मा जी ने वहाँ से आने के बाद लिखी थी लोक वार्ता विज्ञान, डॉक्टर हरद्वाई लाल शर्मा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मनुष्य के मस्तिष्क में 9 अरब सेल हैं, कोशिकाएं 9 अरब। हमारा जो जीवन व्यवहार है साधारण खाने पीने वाला है ना, वो तो 10-20 कोशिकाओं से ही चल जाता है। और बड़े बड़े जो महापुरुष गांधी जैसे वो हों, वो 1.5 से 2 से कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, बाकी कोशिकाएं तो प्रसुप्त रहती हैं। अब आप सोचिएगा कि मनुष्य को जानना क्या इतना आसान है? हम समझ लेते हैं कि हम मनुष्य को जानते हैं तो हम स्वयं मनुष्य हैं। सच्चाई में मनोवैज्ञानिकों ने भी ये बात कही है कि हम बड़ी प्राथमिक स्टेज पर हैं। ये बात अब मैं लोक वार्ता के लिए आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ। देखिए, आप में से कोई, मेरा जो लक्ष्य है, जो बात प्रयोजन तो यही है, जिसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आपसे विमर्श करने का मौका मिला, कि आप में से किसी का मिशन बन जाए लोक वार्ता का,
प्रारंभिक स्टेज पर है ये ज्ञान की जो परंपरा है ना, ये बड़ी प्रारंभिक स्टेज पर है, अभी आगे हम बढ़े नहीं हैं, है ना। तो अभी देखिए जनपदों को लेकर के हम अध्ययन कर रहे हैं, जैसे मैंने ब्रज पर किया है ना, आपने बुंदेलखंड पर किया है, आपने भोजपुरी पे किए, आपने मगही पे किया, आपने मैथिली पे कर लिया है, किसी दूसरे प्रदेश में आंध्र में कर लिया, किसी ने, है ना। अभी उन सबका तुलनात्मक अध्ययन नहीं हुआ, वो पास पास आई नहीं है। ये तो हमारा सौभाग्य है, मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूँ, आपका भी सौभाग्य मानता हूँ कि ये एक ऐसी जगह उन्होंने दी कि कम से कम हम बीज वाली बात तो कर रहे हैं, बीज के सूत्र वाली बात तो हम यहाँ कर रहे हैं, है ना। यदि ये बढ़ता है काम, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि वो आगे बढ़ेगा, तो हम जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो मनुष्य को समझने वाली बात है ना, मनुष्य को समझने वाली बात है ना। और उसके बाद में फिर सोचा जाएगा कि क्या वैश्विक परिवेश में इनके तुलनात्मक जो निष्कर्ष हैं वो क्या है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अभी बड़े प्रारंभिक स्टेज पर है ना। एक एक जनपदों को लेकर के हम ये कह रहे हैं कि हम लोकवार्ता जानते हैं, नहीं, ऐसा है नहीं, सचमुच में नहीं है। हम शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत में कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है, इसके आगे कुछ नहीं है, हम जानते नहीं हैं, विद्यार्थी भी हैं, लोग बड़ा व्यापक विषय है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, क्यों लोकवार्ता है ना, बहुत पहले सुनी थी। एक आदमी को किसी ने ये कहा कि पारसमणि, पारसमणि एक ऐसी मणि है कि जिससे उसको हम धातु को, लोहे को या उसका स्पर्श कराएं तो वो सोना बन जाती है। मैंने कहा यार ये तो बड़ी जोरदार चीज़ है। तो हम जो है ये दुनिया भर का काम धाम करते हैं, वो करते हैं, मेहनत वगैरह करते हैं, क्यों नहीं हम पारसमणि की कोई खोज ना है, तो सारी झंझट खत्म। तो वो घर से निकला, थोड़ी दूर जब चला तो उसको एक चमकता हुआ सा कुछ दिखाई दिया। उसने एक बार देखा और देखने के बाद उसने कहा यार घर से निकलते ही पारसमणि मिल सकती है कभी, ये क्या पारसमणि, ये ऐसी चीज है तो पारसमणि ये क्या, ये तो नहीं हो सकता। तो उसने उसको ठोकर लगाई और वो निकल गया। वहां गया, कहाँ कहाँ घूमा, कहाँ कहाँ भूला भटका, कहाँ कहाँ कुछ किया उसने। किसी ने कहा देखो वहां किसी ने देखी थी, किसी ने कहा वहां किसी ने देखी थी, ये कहानियां उसने इकट्ठी करी। आखिर में जिस आदमी ने कहा कि भाई हमने तो वो ये सुना था वो अमुक जगह पर है, अमुक जगह, अरे ये तो मेरे ही घर की और बता रहा है, मेरे घर का नक्शा बता रहा है। एक बात देखिए, पारसमणि कहाँ थी, उसके घर के ही पास तो थी और वो भटक रहा था दुनिया में। तो लोक वार्ता आपके घर में है, ये तो संस्थान है। लोक वार्ता आपकी परंपरा में है, आपके घर में है, आपकी माँ के पास है, आपकी दादी के पास है, आपके पिताजी के पास है, आपके बाबा के पास, आप ही के पास तो है, आप ही के पास है। आपने देखा नहीं उसको, पारसमणि आपने कहा अरे पारसमणि कहीं बाबा के पास मिल जाएगी। अब एक दूसरी कहानी और सुनाऊं, कहानी की बात है, लोक वार्ता की बात है, फिर आगे इस पर चलूंगा। शुरुआत राजा था तो राजा बोला कि आज मुझे राज पंडित का चुनाव करना है, जो राज का आचार्य हुआ, राज का गुरु होगा। तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा जिसका जितना बड़ा घेरा होगा उसी को हम जो है वो अपना गुरु बनाएंगे। ये मैदान बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा मैदान उसने दिखा दिया। और वो आचार्य लोग जो थे, पंडित लोग जो थे, उनसे कहा आप घेरा बनाओ, अपनी चार दीवारी बनाइएगा,
आचार्य लोग गए, वो किसी ने इतना बनाया, किसी ने कहा ये तो और उसे बड़ा बना दिया, फिर उसने किसी और बड़ा बना दिया। ऐसे करके लोग अपने बड़ा बड़ा घेरा बना रहे थे। बड़ा घेरा बनाने के लिए भी तो कुछ ईंट पत्थर चाहिए ना, तो जिसके पास जितना ईंट पत्थर था उसने उतना घेरा बना दिया। एक आचार्य गया तो उसने सबके घेरे देख लिए और फिर घेरा बनाते ही तो वो राजा पहुंचा। राजा ने कहा कि भाई देखो किसका कितना कितना घेरा है। तो वो जो था उसका भाई तुम्हारा घेरा कहाँ है? उन्होंने कहा हमने घेरा बनाया ही नहीं, क्योंकि जो बाकी जो बचा वो सब हमारा घेरा है। हमने घेरा बनाया ही नहीं, जो बाकी बचा वो सब हमारा घेरा है। इन्होंने तो घेरे अपने बना लिए। देखिए, लोक वार्ता का घेरा वो घेरा है जो किसी के घेरे में नहीं। लोक वार्ता का जो घेरा है वो वह घेरा है जो घेरा ही हुआ नहीं है, खुला हुआ है। ऐसा कोई अनुशासन नहीं है मानवता का जिसने लोक वार्ता से कुछ ग्रहण नहीं किया हो। फ्राइड की बात है, इडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ग्रीक मिथकों के अध्ययन का परिणाम है। और ये इलेक्ट्रा और इडिपस ये पात्र हैं माइथोलॉजी के, और उन्हीं के नाम पर उस ग्रंथि का नाम फ्राइड ने उसके आधार पर रख दिया। तो मोहनजोदड़ो, अरे एक किंवदंती ही तो थी कि ये मुर्दों का टीला है। मोहनजोदड़ो, मुर्दों का टीला, ये मुर्दों का टीला है। एक किंवदंती थी, लोक अनुश्रुति तो थी, लोक वार्ता ही तो थी, लोक वार्ता ही तो थी। और जिसका आदमी का ध्यान गया कि देखे तो सही कैसा मुर्दों का टीला है, क्या है, और एक नई सभ्यता का उदय हो गया। ये इतिहास ने किससे लिया था? लोक वार्ता से लिया था ना। लोक वार्ता तो ऐसा कोई अनुशासन नहीं है। अब जैसे जैसे इसमें आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे जानेंगे आप इसमें, आप ये देखेंगे कि लोक वार्ता से, अब देखिए मैं 2-3 चीजें तो आपके सामने मैं रखी दूं सब में। देखिए, संगीत का तो कोई विद्यार्थी नहीं है, संगीत का कोई है क्या? संगीत, अच्छा, संगीत से परिचय तो होगा, थोड़ा बहुत परिचय। अब देखिए, भैरव और भैरवी ये जोगियों के राग हैं, जो जोगियों से शास्त्रीय संगीत में पहुंचे, क्लासिकल म्यूजिक में पहुंचे। ये हैं राग जोगियों के। अब ये अहीर भैरव है। अब साफ बात है, अहीर शब्द से जुड़ा हुआ है, लोक से जुड़ा हुआ है। इसमें सोचने की ऐसी कौन सी बड़ी बात है? अहीर भैरव, और आपने नाम सुना होगा अहीर भैरव, शायद ये क्लासिकल म्यूजिक वाले जो लोग हैं ये अहीर भैरव गाते हैं। अच्छा, गुजरी रागनी, गुजरी तोड़ी। अब ये गुजरी जो तोड़ी है, ये गुजर शब्द है, तोड़ी राग है, तोड़ी ठाठ भी है, तोड़ी राग भी है, लेकिन उसमें जो संशोधन हुआ वो गुजरी। तो वो जो धुन थी, वो लोक धुन जो गुजरों में प्रचलित थी, गुजरी, वहां से जुड़ी। अब ये मालव राग स्पष्ट है, मालवी राग है ना। कालिंगड़ा, अच्छा, खम्माश पंजाब का राग है, तेलंगाना तेलंगाना का राग है। अच्छा, मल्हार ये तो ब्रज का ही राग है। मल्हार में जितनी भी धुन है, हिंडोल है, मुल्तानी है, जौनपुरी है, वृंदावनी सारंग है। अभी वृंदावन से जुड़ा हुआ है, वृंदावनी सारंग है। अब कहरवा शब्द है, कहरवा ताल। कहरवा ताल का नाम आपने शायद सुना हो, कहरवा ताल होता है। अब बिना कहार के कहरवा शब्द की व्युत्पत्ति नहीं बनेगी। ये कहार शब्द है मूल रूप में,
वो जो पहले डोली पालकी लेकर के जाते थे लोग और उनको ले जाने वालों को कहार कहते थे, है ना। तो वो जहाँ रख करके उस डोली को या पालकी को अपना जो राग गाते थे उस राग को कहरवा कहते थे, उससे कहरवा ताल बनी। वो ये श्रम की जो बात है, श्रम करने से जो राग पैदा होता है, तो ये मैंने आपके लिए उदाहरण दिया है। और जो स्वयं जो बागेश्वर अग्रवाल थे वो स्वयं पुरातत्व के व्यक्ति थे, आर्कियोलॉजी के व्यक्ति थे, आर्कियोलॉजी म्यूजियम के यहाँ के डायरेक्टर थे। उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो अपने विस्तार किया, उन्होंने पीएचडी करी थी पाणिनि कालीन भारतवर्ष, पाणिनि कालीन भारतवर्ष पर उन्होंने पीएचडी करी थी। अब आप जानते हैं कि पाणिनि की तो अष्टाध्यायी है, उसमें सूत्र हैं, छोटे छोटे सूत्र हैं, और उन्होंने उन सूत्रों में से वे शब्द निकाले और फिर शब्दों को देखा जीवन के परिप्रेक्ष्य में। हाँ, यहाँ मैं एक बात जरा आपसे कह दूं कि हम आज बातचीत कर रहे हैं ना इस पर, लोक वार्ता के प्रयोजन पर, लोक वार्ता के अध्ययन के प्रयोजन पर बात कर रहे थे। तो मुझे ये बात यहाँ ये जरूरी बन गया है कि मैं आपसे निवेदन करूं, आपसे बात करूं कि जो लोक वार्ता का जो विद्यार्थी है, लोक वार्ता का जो अध्येता है, लोक वार्ता का जो रिसर्चर है, अनुसंधान करने वाला है, वो किसी चीज को किताब में देख करके संतुष्ट नहीं हो जाता, क्यों? किताब पर उसकी आस्था नहीं है, किताब पर उसकी आस्था नहीं, उसकी आस्था कहाँ है? जीवित परंपरा पर। जीवन की जो परंपरा है उस पर उसकी, वो ये देख रहा है कि इसकी जो निरंतरता है क्या है, जीवन में रख करके देखता है। और मैडम मुझे बता रही थी कि आपको उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जब हम लोकगीत इकट्ठे करते हैं या लोक कहानी इकट्ठे करते हैं, किसी से ग्रहण करते हैं, तो पहले हम ये देखते हैं इसका परिवेश क्या है। मैं आपको ये निवेदन करूंगा कि किसी भी विचार का जन्म परिस्थिति के गर्भ से होता है, परिवेश की गर्भ से होता है। जो आज विचार जो पैदा हुआ और जिस परिस्थिति में पैदा हुआ, जिन लोगों के बीच पैदा हुआ, वो कल नहीं हो सकता था, हो सकता तो हो जाता। परिस्थिति के गर्भ से, परिवेश के गर्भ से विचार जन्म लेता है, ठीक है ना। यदि आपको कहीं बीच में कोई शंका या प्रश्न करना है तो खुला हुआ है, आप उस प्रश्न को कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब मैं यहां एक और बात कह रहा हूं जो मेरी दृष्टि में महत्वपूर्ण है, और वो ये है, मैं आपको ये बताऊंगा जरूर कि हमारी जो लोक अध्ययन की जो परंपरा है वो बहुत पहले से, जिनकी मूर्ति आपने नीचे गेट पर देखी होगी भरत मुनि की, उनसे वो तो हमें साक्ष्य मिल रहे हैं, लिखित अक्षर मिल रहा है, हमारे प्रमाण मिल रहा है। कितनी पुरानी है ना। और अब पाणिनि और पतंजलि दो की तो बात मैंने आपसे अभी करी है, और इस जगह पर भी ये जो आपको मैंने जो कागज दिया है उस पर जो सबसे पहला सूत्र है वो चाणक्य का है, कौटिल्य का ग्रंथ है अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र में ये चाणक्य सूत्राणी का अष्टमोध्याय में 25 सभी आपने दिया हुआ है ना। इसमें सबसे पहला उन्होंने जो सूत्र दिया वो दिया है सर्वज्ञता लोकज्ञता, शास्त्रज्ञोप्यलोकज्ञो भविन् मूर्ख तुल्य। अब कितना बड़ा मेधावी व्यक्ति है और कितना पुराना है, और वो ये साफ साफ कह रहा है जीवन को टोटलिटी में जानना चाहते हैं तो हमें लोक को जानना। और अगले सूत्र में वो कह रहा है
शास्त्रज्ञोप्य लोकज्ञो भवेन मूर्ख तुल्य। ये तो वो लिखित अक्षर को जानता है, शास्त्र को जानता है, वेद को जानता है, अलोकज्ञो लेकिन लोक को नहीं जानता। तो कहता भवेन मूर्ख तुल्य। अब इतना बड़ा मेधावी जो राष्ट्र का प्रतिष्ठा करने वाला था, राष्ट्र का संस्थापक था, वो साधारण मेधावी नहीं था। और इतनी पुरानी बात ये भारत के विधान कही, ये मेरा विषय भी है, आपसे चर्चा करूंगा बाद में, लेकिन यहाँ मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ, और इसका ज्यादा जो विस्तार है ये वो आप देखना चाहते हैं तो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ हरद्वाई लाल शर्मा की जो पुस्तक है लोकवार्ता विज्ञान। उसके लिए आप लोकवार्ता विज्ञान को देख सकते हैं। उन्होंने ये कहा है, और मैंने तो शायद बताया भी आपके लिए, मैं यहाँ भारत की बात करूंगा लेकिन उसका रेफरेंस आपको दे दूंगा, रेफरेंस देना चाहता हूँ। उन्होंने ये विस्तार से लिखा, वो तो अमेरिका में रिसर्च कर रहे थे वहां, तो उनके सामने पूरे विश्व का नक्शा था। तो उन्होंने लिखा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद संसार की मेधा ने इस तथ्य को समझ लिया, द्वितीय महायुद्ध के बाद संसार की मेधा ने यह समझ लिया, यह जान लिया कि संप्रभुता का सोवरेनिटी, सत्ता का स्रोत लोक है। और उसी समय जब उन्होंने ये बात जान ली तो उसी समय सारे संसार में लोकतंत्र कुलबुलाने लगा। लोकतंत्र किसी न किसी प्रकार से इस रूप में या उस रूप में या किसी रूप में चलने लगा। अब यहां ये बात समझने की है कि लोकवार्ता, फोकलोर और लोकतंत्र, इन दोनों का संसार में जो अवतार हो रहा है वो साफ साफ हो रहा है। इस बात पर आप दोबारा गौर करिएगा कि सारे संसार में लोक की वो अवधारणा, लोकतंत्र की वो अवधारणा, लोकवार्ता के अध्ययन की वो अवधारणा साथ साथ जन्म ले रही है। अब ये तो मैंने आपको हरद्वाई लाल शर्मा जी के लोकवार्ता विज्ञान का संदर्भ देकर के ये बात कही है आपसे, ठीक है ना। अब मैं यहां की बात कर रहा हूं, यहां की बात कर रहा हूं 1933 में गंगा नाम की एक पत्रिका निकलती थी और उसका विशेषांक निकला पुरातत्व विशेषांक, और महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 1933 में एक लेख लिखा, विषय पुरातत्व का था। देखिए पुरातत्व विशेषांक निकल रहा है, ठीक है ना। वे लिख रहे हैं कि ये जो लोक वार्ता हैं, वो जो परंपरा है, चाहे वो शब्दार्थ सृष्टि में है, माने जो साहित्य के रूप में है, गीत कथा के रूप में है, या वो प्रथा परंपराओं के रूप में है, रीति रिवाज के रूप में है, या किसी भी रूप में है, उसका महत्व पुरातत्व के मृत भांडों से कम नहीं है। यही उन्होंने लिखा 1933 में गंगा के पुरातत्व विशेषांक में। उन्होंने कहा कि आप केवल ये मत समझिए कि आपने कहीं खुदाई करी और कहीं पत्थर मिल गया, कोई मूर्ति मिल गई, कोई मिट्टी का कोई पात्र मिल गया, कोई खिलौना मिल गया, आपने कहा अरे रे नई सभ्यता मिल गई। तो कहा नहीं, इन चीजों का जितना महत्व है, लोक परंपरा से चली आ रही जो ये चीजें हैं जिनका रेफरेंस हमको लोक साहित्य में, लोक वार्ता में, लोक आचार में, लोक विश्वास में मिल रहा है, तो उसका महत्व पुरातत्व से कम नहीं है। इसलिए हमको उधर ध्यान देना चाहिए। ये 1933 में राहुल सांकृत्यायन ने ये बात कही। माने यह है कि लोक की जो बात थी वो कुल बुलाने लगी, लोक की जो बात थी कुल बुलाने लगी। आपको
आपको मालूम है राहुल सांकृत्यायन कौन है? तो आप पूछेंगे नहीं? प्लीज आस्क क्वेश्चंस. आप प्रश्न करिए, आप प्रश्न करिए You are बीच में। not here और मैंने तो आपसे passive पहले कहा कि संवाद कर रहे हैं, हम कोई पढ़ा नहीं रहे हैं, आप उस्मा रहिए तो हम नशे अब जैसे पुरातत्व किसी को नहीं समझ आया, मृत भांड नहीं समझ आए, तो वो अंग्रेजी में बता देंगे आपको. ओके, सो तो- प्लीज ये ठीक बात है। लिसन एंड आस्क. ये जो बिल्कुल मृत भांड बन के न बैठिए जो वो कह रहे हैं, लोग बन के बैठिए. लोग हर चीज पे क्वेश्चन करता है. चलिए ये 1933 की बात है, ठीक है ना? जरा बता दीजिए राहुल सांकृत्यायन कौन थे? अच्छा, हाँ, ठीक बात है। देखिए, हिंदी के तो खैर वो थे ही, हिंदी के महापंडित तो वो माने ही जाते थे। वो भारतीय संस्कृति के इतने बड़े अध्येता थे, घुमक्कड़ थे, और उन्होंने रूस में भी अपनी सेवाएं दी थी। कम्युनिस्ट श्रीलंका के विश्वविद्यालय में भी वे प्रोफेसर रहे, और भारत का भ्रमण तो सबसे बड़ी बात उनकी थी, भ्रमण। उनसे बड़ा घुमक्कड़ कई ऐसे लेखकों ने लिखा है। अच्छा देखिए, ये भी लोक वार्ता की बात है, घुमक्कड़ी जो है लोक वार्ता के जिज्ञासु का एक बहुत बड़ा लक्षण है, घुमक्कड़ी। और राहुल सांकृत्यायन जितने बड़े घुमक्कड़ थे, तो मैंने जो है वो कई लोगों के लेख पढ़े उनके संबंध में, तो उन्होंने लिखा है कि वो केवल विश्व के ही घुमक्कड़ नहीं थे, उन्होंने भारत का भी इतना भ्रमण किया था। और तिब्बत से तो वे बौद्ध साहित्य की जितनी संपदा लेकर के आए, वो हिंदुस्तान में थी नहीं। भारतवर्ष में वो संपदा, वो ग्रंथ की तालिका है मेरे पास है, लेकिन वो तो विस्तार बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उन्होंने अपने उसी दृष्टिकोण को लेकर के उपन्यास में लिखे। हाँ यार, ठीक है, मैडम ने ठीक कहा कि वो जन्म तो उनका सनातन धर्म में ही हुआ था, बाद में फिर वो आर्य समाजी हो गए, उसके बाद में वो कम्युनिस्ट हो गए और वो रूस चले गए। रूस में रूस की एक महिला से उन्होंने शादी भी की, उनका बेटा भी हुआ, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो वहाँ उसके बाद में फिर जब यहाँ आए, फिर तिब्बत गए और फिर बौद्ध हो गए, फिर वही बौद्ध हो गए। अच्छा, ये परिचय भी उनके लिए कुछ कम है। देखिए, एक तो होता है एकेडमिशियन, और हम लोग से जुड़े और हम एकेडमिक के रूप में जुड़े। वो केवल एकेडमिक नहीं थे, किसान आंदोलन में उन्होंने कितने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, किसान आंदोलन में। तो वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और भारत के आजाद होने के बाद भी वे जेल में रहे। तो राहुल सांकृत्यायन एक ऐसे बहुमुखी, सर्वतोमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। जवाहरलाल जी उनकी बहुत आदर करते थे, क्योंकि वो उन्होंने भी हिंदुस्तान की कहानी लिखा था ना, और इन्होंने भी जब लिखा, तो जब साहित्य अकेडमी में जब उनको बुलाया गया, तो जवाहरलाल जी उनको देख करके बिल्कुल हरी हो गए। तो वो इस कैडर के आदमी थे, बहुत बहुत बड़े विद्वान, महापंडित कहा गया उनके लिए, महापंडित। अच्छा देखिए, यहाँ ध्यान रख लीजिए, जो एक और बात, धन्यवाद मैडम के लिए। हिंदी की जो जनपदी भाषाएं हैं, उन पर उन्होंने ये आवाज उठाई हिंदी साहित्य सम्मेलन और नागरिक प्रसारण सभा में कि आप लोग केवल खड़ी बोली की बात करते हैं, क्या भोजपुरी हिंदी नहीं है, क्या ब्रज हिंदी नहीं है, क्या बुंदेली हिंदी नहीं है, क्या मगही और मैथिली हिंदी नहीं है, ये क्या है फिर? और इनका जो साहित्य है, क्या वो हिंदी का साहित्य नहीं है? और यदि आपकी दृष्टि में वो साहित्य नहीं है, तो आप जनता को नहीं जानते, आप लोग को नहीं जानते, आप लोकतंत्र को नहीं समझते। आप कह दीजिएगा लोकतंत्र में आपकी आस्था नहीं है। अब वो तो बड़े क्रांतिकारी विचारधारा के आदमी थे। तो नागरिक प्रसारण सभा में जब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट केंद्रीय सरकार के द्वारा जब बना था, नागरिक प्रसारण सभा का, हिंदी का बृहद इतिहास,
तो 16वां भाग जो सबसे बड़ा है उसके प्रधान संपादक राहुल सांकृत्यायन ही नियुक्त हुए थे। हालांकि वो बीच में चीन चले गए, घूम करते हैं ना, एक जगह पर बैठना उनके लिए संभव था नहीं, तो वो कृष्णदेव उपाध्याय जी के लिए अपना सहायक बना गए थे कि आप काम करिएगा। भूमिका उन्होंने लिखी है वैसे राहुल सांकृत्यायन जी ने, लेकिन जो काम था, जो सारा समेटना था करना, किस सत्येंद्र जी से ब्रज का ले दिया, गढ़वाल का, तो ऐसे करके अलग अलग लोगों से उन्होंने, तो 16वां भाग है, ये आपको कभी देखने के लिए मिल जाए, शायद हमारी लाइब्रेरी में यहाँ हो। हिंदी जी, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16वां भाग, महापंडित राहुल सांकृत्यायन उसके संपादक हैं। तो लोक साहित्य की जो अलग जगाने वाले जो लोग थे। अच्छा, 1935 में देखिए, अब मैं आपको उधर चल रहा हूँ, भारतवर्ष के उसमें देख रहे हैं ना, जैसे लोकतंत्र का जब उदय हो रहा है, लोकतंत्र की तरफ लोग दृष्टि जा रही है, तो मैं आपको एक उदाहरण है, मैं आपको वो पढ़ के सुना रहा हूँ। आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से भारतवर्ष में लोक वार्ता के अध्ययन की शुरुआत हो रही है, किस प्रकार से लोग, तो उनमें एक नाम है राम नरेश त्रिपाठी का, राम नरेश त्रिपाठी का नाम है, और ये छपा 1935 में है। अच्छा, लेकिन इसका संग्रह जो है वो 1925 में हो गया था, इसका ये तैयारी ग्रंथ तैयार हो गया था 1935 में। अब वो उनके पास पैसा नहीं था, साधन नहीं बन पाया, तो वो 35 में छपा था। अब जैसा कि जो लोक वार्ता के जो इतिहासकार लोग हैं ना, इतिहास जानते हैं, वो 4 भागों में, 4 अध्यायों में लोक वार्ता के अध्ययन के इतिहास को, है ना, तो एक में तो वो कहते हैं जो प्रारंभिक स्कॉलरशिप है, जिसमें आज़ादी से पहले का जो लोक वार्ता के अध्ययन का जो क्रम है, जिसमें जो ब्रिटिश रूलर्स हैं या जो मिशनरीज हैं या जो विदेशों से आए हुए जो यात्री हैं या मानव शास्त्री हैं, उन्होंने भारतवर्ष के भिन्न भिन्न जगहों पर जाकर के जहाँ उनको अच्छा लगा उन्होंने उनको कलेक्ट किया है, वो आगे चल करके हम आपके सामने रखेंगे। और आज़ादी के दूसरा जो अध्याय है वो आज़ादी के आंदोलन का, ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। वैसे तीसरे अध्याय को हम एकेडमिक कहते हैं, अकादमिक युग कहते हैं। चौथा अध्याय जो आज का, जिसको हम विश्लेषण की बात करने लगे हैं, विश्लेषण का युग है, हम एनालिसिस भी करने लगे हैं, थोड़ी सी उसकी पद्धति को जरा और ज़्यादा विकसित कर लिया है हमने। तो इस प्रकार से 4 अध्याय। तो ये जो अध्याय है, मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ, ये वो अध्याय है जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो लोक वार्ता के लोग हैं वो किस प्रकार से क्या सोच रहे हैं और क्या सोच करके लोक वार्ता के काम को करना चाहते हैं। अब देखिए, मैं इनका ये वो सुना रहा हूँ आपके लिए। रामनेश त्रिपाठी का 1925 का है, लेकिन 35 में छपा। वे पूछ रहे हैं, वह देश कहाँ है जहाँ वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, बहुभूति की आत्माएं निवास करती हैं। वो देश कौन सा है जिसके घर घर में तुलसीदास बोल रहे हैं, सूरदास बालकों के बीच कहाँ खेल रहे हैं, कबीर कहाँ अपनी आत्मा को निचोड़कर अमृत रस बांट रहे हैं। वो देश जहाँ प्रत्येक कंठ से गान निकलता है, लोकगीत के लिए है ना, सोने की झारी गंगा जल पानी, सोने की झारी गंगा जल पानी। अब वहाँ पीतल का भी है या नहीं है, लेकिन सोने की झारी तो है। चंदन के बाद है वहाँ, सोने की थाली में भोजन परोसे। कितने लोकगीतों में आप देखेंगे, सोने की थाली में भोजन परोसे। वो देश कहाँ है जहाँ पशु पक्षी, वृक्ष लता, सूर्य चंद्र, मेघ, गंगा यमुना मनुष्य जीवन के सहचर है। आज मुश्किल से बता सकेंगे कि इस पक्षी का नाम क्या है, इस पक्षी को देख लें। लेकिन वह जहाँ पक्षी सखा है, मनुष्य जी रहा है। देखिए, ये तो सहकार का ही तो भाव आंदोलन है, सहकार का ही तो की तो वार्ता है, समूह की तो वार्ता है। तो वो कह रहा है कि मनुष्य अकेला नहीं जी रहा, मनुष्य सबके साथ जी रहा है, पशु पक्षी के साथ भी जी रहा है, इन नदी की धाराओं के साथ भी जी रहा है, सबके साथ उसका वैसा ही रिश्ता है, वैसी आत्मीयता है। तो बोले वो देश कहाँ है? अच्छा, अब ये देखिए,
1945। मैं आपके सामने ये रख रहा हूं कि ये लोकतंत्र की जो धारा बह रही है उसके साथ लोक वार्ता किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो आपको एक बात बताऊं आपके लिए कि फोकलोर शब्द आया, जब फोकलोर शब्द आया तो भारत के लोगों ने ऐसे आया, ये एंथ्रोपोलॉजी के मानव शास्त्र के साथ ही आया था, मानव शास्त्र के साथ ही ये शब्द आया। तो जो भारत के जो मनीषी थे, भारत के जो अध्येता थे, उन्होंने कहा कि इसके लिए तो हमें अपना शब्द चाहिए अपना। तो उनका ध्यान गया उस पर, ये 16वां जो भाग है ना, ये राहुल जी वाला जो 16वां भाग है हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास का, इसमें कई पेज जो है वो केवल इसी को लेकर के हैं, मेरे करीब 100-150 पेज की भूमिका है। तो उसमें 10-12 पेज इसी को लेकर के हैं कि इसको हम लोक संस्कृति कहें या हम इसको लोकयान कहें, कि इसको क्या ऐसे करके विमर्श चल रहा है और एक दूसरे की टक्कर भी चल रही है, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि टीकमगढ़ के महाराज थे वीर सिंह देव, ओरछा महाराज थे, और उनके वहां पंडित बनारसिया चतुर्वेदी मधुकर का संपादन कर रहे थे। तो कृष्णानंद गुप्त झांसी के गरोठा जगह पर रहने वाले थे ये कृष्णानंद गुप्त। आप उनका चित्र देखेंगे लगेगा कि ये तो पढ़ा लिखा तो बिल्कुल ही नहीं है, कैसा है, लेकिन उनके दिमाग में आया लोकवार्ता शब्द, और उन्होंने महाराज से कहा कि मैं लोकवार्ता नाम की पत्रिका निकालना चाहता हूँ। महाराज ने कहा ठीक, निकालिए। तो जैसे ही वो लोकवार्ता पत्रिका जब निकल कर के आई तो हिंदी साहित्य के जगत में लोगों का ध्यान एकदम से आकर्षित हुआ कि अरे ये तो एक बिल्कुल नई चीज है, नई बात है। तो ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, हम तो सूट तुलसी को पढ़ रहे थे और दूसरों को प्रेमचंद को पढ़ रहे थे और दूसरे लोगों को पढ़ रहे थे, ये तो बिल्कुल नई चीज है और इसमें तो लोग बोल रहा है, लोकतंत्र के साथ इसका जुड़ाव है। अच्छा, अब मैं एक पत्र का अंश आपको सुना रहा हूँ, उसी कृष्णानंद गुप्त जी से वार्तालाप चल रहा है, पत्राचार चल रहा है बहादुर सड़कपाल जी का। तो वे लिख रहे हैं 1945 में, यह लोक वार्ता तो लोक के साथ सम्मनस्क होने का एक द्वार है। लोक के साथ सामंजस्य बना लेना, समायोजन बना लेना, लोक के प्रति समर्पित हो जाना, ये तो लोक वार्ता है। ये तो एक दरवाजा है जिसके साथ हम लोक के साथ सम्मनस्क हो सकते हैं। अर्थात जो उसका मन है वही हमारा मन है, सम्मनस्क है ना, जो उसका मन है हम लोक के मन के साथ, लोक मन के साथ तन्मय हो जाए, लोक मन वही हमारा मन है। अपने राष्ट्रीय जन के साथ सम्मनस्क होने का कार्य तो अपनी आत्मा को पहचानने जैसा है। लोक को पहचानना, लोक वार्ता को पहचानना, लोक के साथ आध्यात्म संबंध स्थापित करना, ये तो ऐसा है जैसे अपनी आत्मा को पहचाने। देखिए, मैंने सब शब्द का प्रयोग आपके लिए किया था, आपसे निवेदन किया था कि सब, यहां सबका अर्थ दूसरा है, दिल्ली में सबका अर्थ तीसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, भारतवर्ष में तीसरा हो जाएगा और विश्व में सबका अर्थ चौथा हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा प्रवेश विस्तृत होता चला जाएगा वैसे वैसे ये जो सब शब्द है जो कि लोक का पर्यायवाची माना गया है ना, उसका अर्थ भी विस्तृत होता चला जाएगा। जब हम जनपद को देखेंगे तो हम कहेंगे ये जो जनपदीय मानस है ये लोक मानस है नहीं, वो वहां का सापेक्ष सत्य है। माने जनपदीय मानस जनपदी मानस है, लोक मानस है, लेकिन जब हम दूसरे जनपदों को देखेंगे अंतर जनपदी जाएंगे। जनपद और लोक मालूम है क्या है? जनपद मालूम है क्या? जनपद हाँ, पूछिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। पूछिए जनपद क्या है? अभी तक तो हम लोग बोल रहे थे, जनपद तो बोला नहीं था। नहीं, ये बात सही है। देखो आज यदि आपके मन में प्रश्न इस समय नहीं आ रहा है, नहीं मालूम है ना। हाँ देखिए, आज भी यदि प्रश्न, जैसे मान लो प्रश्न आप नहीं पूछ सके या कल पूछ लीजिए, तो आप उसको दीजिएगा। देखिए, मेरे लिए तो सीखने की चीज है। आप जो मुझे प्रश्न देंगे ना उससे तो मैं सीखूंगा, माने वो मेरे चिंतन को पूरा करेगा। अंडरस्टैंड समथिंग इन हिंदी। अब देखिए, unfamiliar with terminologies, maybe you don't want to disturb him now. Please note them down in your notebook, and
then tomorrow before he begins his next lesson, please ask these questions. ये बिल्कुल ठीक है। आपको नहीं मालूम है ना नागरी प्रचारणी सभा क्या है, आपको नहीं मालूम है कि जनपद क्या है, and he's been talking about Janpati Andolan also. None of this we know. So he is here to tell you about these things. So when he uses a new term or he uses a reference or he uses a name, please ask him today or the next day. ये बिल्कुल ठीक बात है और मैं आपके प्रश्नों का हृदय से स्वागत करूंगा। आपसे कह रहा हूँ कि वो मेरे लिए सीखने की चीज होगी। मैंने आपसे कहा ना, कुछ सीखने आया हूँ, कुछ सिखाने आया हूँ, तो दोनों ही बातें हैं। तो आपके प्रश्नों से मैं सीखूंगा। सही बात है, आप मुझसे प्रश्न करिए। अच्छा, प्रश्न आ गया है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा। देखिए, ये जनपद शब्द जो है, इसका इतिहास इतना पुराना है कि वो महाभारत तक पहुंचता है। महाभारत तक पहुंचता है। महाभारत ग्रंथ है ना, मैडम ने तो महाभारत पर बहुत बड़ा राष्ट्रीय सेमिनार दिया था। इसी पहली क्लास में हमने लोक और जनपदों पे बात की थी। Look at your notes. And we also talk why we call this place जनपद संपदा, है ना? याद है? याद आया? आप पूछिए, संकोच मत करिए। संकोच की तो कोई बात ही नहीं है ना, संकोच की तो बात ही नहीं है। ऐसा क्या है? और मैंने आपसे कहा ना कि मैं तो स्वयं सीखने के लिए आ रहा हूँ, जब ये कह रहा हूँ। So मंत्र मुग्ध होकर न सुनिए प्लीज। हाँ हाँ, सर, ये जो जनपद यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, ये जनपद जो हम अपने शहर को जो जनपद कहते हैं, जैसे किसी फॉर्म में हिंदी में अगर लिखा होता है तो वो जनपद लिखा होता है। ये मैं अभी बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। देखिए, पहले मैं आप ही की बात कर लूं। अच्छा, आप ये कहेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट शब्द है वो जनपद का पर्याय, ये कहना चाह रहे हैं ना? जी जी। हाँ। देखिए, जो शब्द है ना, वो शब्द की एक परंपरा होती है ना? जब संदर्भ बदलता है, मैंने आपसे भी अभी ये बात कही थी कि किसी भी विचार का, किसी भी कंसेप्ट का, किसी भी अवधारणा का जब जन्म होता है तो परिवेश के गर्भ से होता है, कही थी ना? अब जनपद शब्द जब नई परिस्थिति में आया तो उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट शब्द के लिए जनपद शब्द का पर्याय बना दिया, मान लिया और हमने लिख दिया उसको। देखिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए जनपद शब्द एक प्रशासनिक इकाई है ना? हम कानून बना करके हम बदल सकते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट इतना नहीं, अब इतना हो गया, अब इसमें 4 जिले और मिल गए, जहां ये 4 गांव थे हमने छोड़ दिए, अब 4 गांवों को हमने डिस्ट्रिक्ट कह दिया। आप समझ रहे हैं ना? तो ये प्रशासनिक चीज है कि हमने कानून बनाया, हमारे सत्ता की चीज, सरकार की चीज है। सरकार ने कहा कि आज जो है वो सोनीपत जिला है, कल कह दे नहीं नहीं सोनीपत को हम पानीपत में मिला देते हैं, ये 2 मिलकर एक जिले हैं। तो ऐसा होता है कि एक जिले में से 4 जिले बन जाते हैं, तहसील को जिला बना देते हैं। तो इसका मतलब है क्या? जनपद अलग हो गए। अब जिस सांस्कृतिक इकाई की बात मैं कह रहा हूं, आपने जो बात कही वो प्रशासनिक इकाई की बात कही, राजनीतिक इकाई की बात कही कि हरियाणा राज्य 66 से पहले नहीं था, लेकिन हरियाणा जनपद था। ठीक है, हरियाणा जनपद था और पहले से था। तो मैं जिस जनपद की बात कर रहा हूं वो सांस्कृतिक इकाई है, वो प्रशासनिक इकाई नहीं है। अब सांस्कृतिक इकाई की पहचान क्या है? इस पर बहुत बढ़िया और सबसे ज्यादा प्रामाणिक बात जो लिखी है वो महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है 1940 में। वैसे ये जो बात में चल रहा था, बीच में थोड़ा सा वैसा हो गया, जरा एक लाइन छूट गई, मैं उसको पढ़ूंगा बाद में, कर दूंगा अभी। 1936 में विशाल भारत में पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी ने एक लेख लिखा था, विकेंद्रीकरण की समस्या। उसको पढ़ करके दो प्रतिक्रियाएं बहुत बड़े निबंधों के रूप में सामने आई।
एक थी महापंडित राहुल सांकृत्यायन की, जिन्होंने लिखा मातृभाषाओं का प्रश्न। उस निबंध का शीर्षक है मातृभाषाओं का प्रश्न। और दूसरा जो तीसरा आशुतोष अग्रवाल जी का जो निबंध है वो जनपदी अध्ययन। जनपदी अध्ययन इस प्रकार से 3 जो विचारधाराएं थी, 3 जो निबंध थे, वो लोगों के सामने 1940 तक आ गए। अब यहां बात चल रही है जनपद की। तो मातृभाषाओं का प्रश्न जो निबंध लिखा था ना राहुल सांकृत्यायन ने, उसमें उन्होंने ये कहा कि एक होती है अर्जित भाषा। अर्जित भाषा जिसे हम व्याकरण से सीखते हैं, और एक होती है मातृभाषा जिसको हम मां के दूध के साथ पी लेते हैं। जब मां लोरी गाती है अपने बच्चे को स्पर्श करते हुए अपने शिशु का, उस समय वो कुछ शब्द बोलती है, कुछ शब्द कहती है। सच्चाई ये है कि मातृभाषा का जन्म उसी शब्द से होता है। और उन्होंने परिभाषा दी कि बच्चा जिसको अनायास सीख ले, अनायास, आयास के बिना, प्रयास के बिना, कोई प्रयत्न किए बिना, कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। वहां मदरसे में, स्कूल में बच्चे को वो मैडम पढ़ाती हैं, ऐसे लिख, ऐसे लिख, ऐसे कर, ऐसे कर, तो वो आयास करना पड़ता है, उसे सीखना पड़ता है। और वो कभी कान भी पकड़ता है, कुछ करता है। लेकिन ये जो मातृभाषा है ये अनायास है, इसमें आयास नहीं है और वो शुद्ध होता है। आप यदि किसी ने दही खट्टी है तो बच्चा कहेगा दही खट्टी नहीं, दही खट्टा है, और तुरंत आपको टोक देगा। वो व्याकरण जानता है, व्याकरण पढ़ी नहीं उसने, लेकिन वो इतने व्याकरण जानता है कि दही खट्टी नहीं होती, दही खट्टा होता है। वो मातृभाषा है। जब यहां वो आ गए राहुल सांकृत्यायन, तो उन्होंने कहा कि ये जो बोली है, ये बोली जनपद की पहचान है, ये संस्कृति की पहचान है। हम संस्कृति को जो परिभाषित करते हैं, संस्कृति की इकाई को जो हम परिभाषित करते हैं, तो किस आधार पर करेंगे? जैसे हम ये कहते हैं ना कि प्रत्येक भाषा के साथ एक संस्कृति होती है। हिंदी केवल भाषा नहीं है, हिंदी संस्कृति की हुई है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक बोली के साथ उसकी संस्कृति होती है। तो उस बोली के प्रसार क्षेत्र को जनपद कहा गया राहुल सांकृत्यायन ने। और उसमें मैंने फेसबुक पर भी डाला था 5-7 दिन पहले, वो है, तो उसमें उन्होंने प्रत्येक बोली का केंद्र भी दिया है। वो पूरा पेज मैंने फोटो करके फेसबुक पर डाल दिया था, मुझे अच्छा लगा था, मातृभाषाओं का प्रश्न वाला, तो वो डाल दिया था। तो प्रत्येक जनपद का भारत की सारी जनपदों इनकी ना फेसबुक के साथ जुड़ जाइए, ये फुटबॉल के बारे में बहुत लिखते रहते हैं। तो So you understood that the Janpad rather than a territorial नहीं, territorial तो जनपद भी है, but it's not an administrative but a cultural boundary, and which is identified by the language, that is language or dialect or what, because what is ultimately Sanskriti is also defined by the language in which that cultural conversation is going on, okay? Or it based on that itself was the Janpadiya Andolan जो इन्होंने बात किया कि whether it should be Hindi or it should be all the regional languages. The education, the medium of education, should it be Hindi or regional languages? So उसको लेके जो पूरा एक विचार चला, all that was the center of the Janpadiya Andolan. Yeah. So it's a literary discourse. It's not an Andolan की सड़क पे. नहीं, हाँ, आंदोलन का माने कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं होता। आंदोलन का माने तो सक्रियता है, सक्रियता ना, आंदोलित होना माने जागृत हो जाना उसकी तरफ। वो जनपदीय आंदोलन वो चीज नहीं है, कोई वो वैसी बात नहीं है। किसी कोई माँ हो वैसे आंदोलन करते हैं नहीं, ये वो मांग लेकर के अपनी मांगे होती है कि ये तनख्वाह बढ़ाओ, ये करो, वैसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। वो अपना ही था,
वो सरकार से उसका कोई लेना भी नहीं था। जनपद आंदोलन की जब हम बात कर रहे हैं ना, और ये जो बात आपसे कर रहे हैं बहादुर शाह अग्रवाल जी की, और ये आंदोलन हमने सबको क्यों आंदोलन कहा, इसका एक कारण ये है कि 1940 के, वैसे तो मैं लोकतंत्र से बराबर इसको जोड़ रहा हूँ ना, बहादुर शाह अग्रवाल का एक वाक्य पूरा कर दूँ, फिर इसके आगे फिर जनपद आंदोलन पर चले जाएंगे, है ना। तो वो कह रहे हैं कि आगामी महान जनराज्य की पुनर्स्थापना में बहादुर शाह अग्रवाल पत्र लिख रहे हैं कृष्णानंद गुप्त के लिए, जो लोक वार्ता के संपादक हैं। उनके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी 17 जुलाई 1945 को, 17 जुलाई 1945 को। अब लोकतंत्र के आंदोलन, मैंने आपसे कहा ना, लोक वार्ता का अध्ययन और लोकतंत्र का अभियान, लोकतंत्र की अवधारणा, लोकतंत्र का अवतार, ये साथ साथ हो रहे हैं विश्व के स्तर पर भी और भारत के स्तर पर भी। तो वहां वो लिख रहे हैं, देखिए, कि आगामी महान जनराज्य की पुनर्स्थापना में, दिख रहा है ना, 45 में दिखने लगा था कि जनराज्य बनने वाला है, जनतंत्र बनने वाला है। रिपब्लिक, हाँ जी, नहीं मैं उनको बीच में अंग्रेजी बता। हाँ ठीक है। आगामी महान जनराज्य की पुनर्स्थापना में, हाँ मेरी मैडम ये तो कमजोरी है मेरी। नहीं ये इनकी कमजोरी, आपकी कमजोरी नहीं चलिए। अगर इन्हें नहीं आती तो इनकी नहीं, वो खैर वैसे आ जाएगी थोड़ी सी, वैसे इनको ज्यादा परेशानी है थोड़ी सी, जरा वो केरल से है ना, हिंदी नहीं, बट वो आपकी संस्कृताइज हिंदी जल्दी समझ पाएगी। नहीं वो देखिए, संस्कृत वाली बात का तो ये है कि जब आप मुझे दोबारा जब प्रश्न करेंगे ना, तो मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगा। जैसे आप कोई प्रश्न करेंगे कि ये शब्द है या ये कंसेप्ट है, ये बात है, ये विचार है, तो मैं दोबारा मैं आपसे कहा 100 बार पूछिए, 100 बार कर दूंगा, ये बात नहीं है। अच्छा, तो देखिए, आगामी महान जनराज्य की पुनर्स्थापना में, इस वाक्य पर गौर करिए, लोक जीवन के साथ उत्तरोत्तर मैत्री और सहानुभूति के द्वार से जनता के हृदय तक पहुंचना होगा। ये क्या अवधारणा दे रहे हैं, वो कितनी बड़ी अवधारणा है। इसको एक्सप्लेन करें। लोक वार्ता जी, इसको एक्सप्लेन करें। देखिए, लोक का तंत्र है ना, तो उसमें लोक पहले आया। लोक ही जो है उस तंत्र को चला रहा है, लोक ही उसका संचालक है। तो उसके लिए ये जो लोक वार्ता के जो मनीषी हैं, ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा जनराज्य बनाएं जहां प्रत्येक जन का जो सामूहिक मानस है ना, एक का नहीं, सामूहिक मानस। ये तो आपके सामने पहले भी बात आई है, और पहले भी कि जो लोक की जब हम बात करते हैं तो समष्टि की बात करते हैं, व्यष्टि की बात नहीं करते, मिलजुल करके सारा सामूहिक। तो हम सामूहिक विमर्श करें जनपद में जाने के लिए। अच्छा, मैं एक बात यहाँ और बता दूंगा, एक बात थोड़ी सी एक पूरक हो जाएगी जनपद आंदोलन वाली बात। राहुल सांकृत्यायन ने जब ये बोली वाली बात जब उठाई, तो उन्होंने कहा कि आपने हिंदी में बात करी, जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, तो अगले वो जो बुंदेली का जो किसान है, उसने नाम लिया ठूडे खंगार, ले लिखा है उसमें लिख रखा ठूडे खंगार है। वो आपकी हिंदी समझा नहीं, और जब वो हिंदी बोला तो आप हंसने लगे। जब वो फूटी हिंदी बोला तो आपको हंसी आ गई कि अर्थात इस पर हिंदी आता नहीं, इस पर, है ना। और तो अब ये जो भाषा के जो भेद है, लोक चेतना पैदा कैसे होगी यदि आपकी बात वहां तक न पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक न पहुंचे। तो राहुल सांकृत्यायन का जो मत था, राहुल सांकृत्यायन का जो विचार था, वो चाहते थे कि यदि बोलियों को हमने मान्यता नहीं दी। अच्छा, उन्होंने उदाहरण दिया, देखिए, उन्होंने इसके लिए एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने एक उदाहरण दिया 1917 की राज्य क्रांति जो रूस में हुई, सोवियत, लेनिन का उदाहरण उन्होंने दिया। और मातृभाषा प्रश्न नाम के इस निबंध में जब 20वें प्रश्न आते तो दूसरी बात में याद आ जाती है, हम बात याद आ गई। लेनिन ने कहा कि ज्ञान विज्ञान पर, लेनिन का ये मत था कि ज्ञान विज्ञान की जो संपदा है उस पर व्यक्ति का अधिकार नहीं है,
उस पर मनुष्य मात्र का अधिकार है, वो मनुष्य मात्र की संपदा है, और जो संपदा मनुष्य मात्र की है वो मनुष्य के पास पहुंचनी चाहिए उस व्यक्ति तक भी जो जिसको लिए इन्होंने टूड़े खगार कहा, जो हिंदी में नहीं जानता। Heritage of the entire humanity. It doesn't belong to an individual. The folk culture is not the. It's collective ownership rather than. It's a collective knowledge. It belongs to the collective. ठीक है ना जी। तो लेनिन ने अपने जो विश्वविद्यालयों के जो प्रोफेसर थे उन लोगों की मीटिंग करी और मीटिंग करके ये कहा कि विज्ञान की जो पढ़ाई है वो मैं चाहता हूं कि बोलियों में शुरू कर दी जाए। बोलियों में, देखिए भाषा की बात नहीं, बोलियों की बात है। कितना टाइम लेंगे आप? ये राहुल सांकृत्यायन ने अपने मातृभाषा प्रश्न नाम के निबंध में लिखी है ये बात, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं। So Boli by now you know is Dialect. That's also regional language. ठीक है ना जी। तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि कल से वो ये ज्ञान विज्ञान की संपदा मनुष्य पर पहुंचे। आप कितना टाइम लेंगे? तो किसी ने 5 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 4 साल, ऐसे ऐसे अपना समय सब लोगों ने बता दिया। लेनिन ने सबकी बात सुन ली और सुनने के बाद अपने किसी सहायक से कहा इन सबको कागज दे दो खाली। वो कागज सबके पास पहुंच गया। बोले आप इस पर इस्तीफा लिख दीजिएगा, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। लोग एकदम से स्तब्ध हो गए। बोले देखिए कल से बोलियों में विज्ञान की पढ़ाई शुरुआत हो जानी चाहिए, कल से। ये राहुल सांकृत्यायन कोट कर रहे हैं लेनिन के उस वाकया के लिए। और जो मना कर रहे थे ना, 10-10 साल की बात कर रहे थे ना, उन सब ने तैयारी करी रात में और दूसरे दिन उन्होंने शुरू कर दिया। टूटे फूटे करा होगा, कैसे भी कुछ किया होगा। तो उन्होंने बताया कि बोली यदि हम भाषा को सीखेंगे तो भाषा में हमारी कितनी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, चली जाएगी उसमें, या उसमें खपेगी, और हम उस विज्ञान जितनी तेजी से प्राप्त कर सकते हैं उससे हमारी जो गति है वो धीमी हो जाएगी। और बोली में वो सहज चीज है। ये उदाहरण देकर के उन्होंने कहा कि जो मातृभाषाएं हैं इनके द्वारा ही जनतंत्र का संदेश हम उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। देखिए जनतंत्र की वो अवधारणा उनके सामने थी। तो ये जो बात कही गई है बादभूषण अग्रवाल की बात और या राहुल सांकृत्यायन की बात, अंततः वो चिंता जनतंत्र की चिंता है, जनपदीय आंदोलन की जो चिंता है वो जनता के मत की, जन की अभिलाषाओं की, उनके सपनों की, उनकी उत्कंठाओं की, उनकी आशा आकांक्षाओं की चिंता, वही चिंता काम कर रही है। कोई किसी रूप में उसको बात को कह रहा है, कोई किसी बात को कह रहा है। चाहे रामनेश त्रिपाठी ने ये बात पूछी कि हमको तो वाल्मीकि का भारत चाहिए, हमको तो व्यास का भारत चाहिए, सूरदास और तुलसीदास का भारत चाहिए, वही चिंता। क्यों कि ये जो संत हैं, ये संत जो है उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच चुके। अब कबीर की जो वाणी है, कबीर का जो शब्द है, आप घोर इंटीरियर में चले जाइएगा, कोई न कोई पंक्ति आपको वहां सुनाई दे जाएगी। अब ये संत किस, अच्छा देखिए संत में संत मानस और लोक मानस कभी तुलना को अध्ययन आप करें, देखिए आपसे तो हम आशा करते हैं और ये हमारे आने का प्रयोजन भी यही है। देखिए ना, किसी के मन में ये बात आ जाए, संत मानस और लोक मानस आप उसकी तुलना करें, आप ये देखेंगे कि संत की वाणी और लोकोक्ति जो कहावत है उनमें अंतर करना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो संत कैसे पहुंच गया वहां और आप कैसे नहीं पहुंचे? भाषा का माध्यम था। तो इसलिए ये जो बात कही गई है, बादभूषण अग्रवाल की भी बात जो थी और राहुल सांकृत्यायन की भी वो बात थी, और वही बात बनारसीदास चतुर्वेदी की थी। देखिए यहाँ अगर के तीनों मिल रहे हैं, हालांकि तीनों की जो शब्दावली है, तीनों की जो लेख हैं वो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, उनकी शीर्षक अलग अलग है, और ऐसा लग रहा है ये तो तीन है, लेकिन वो जो चेतना है, उनकी जो मूल जो उनका उद्देश्य है वो लोकतंत्र ही है। लोकतंत्र की लोग सबको ये दिखाई दे रहा है कि भारत देश आजाद हो रहा है और जो साधारण जनता है
वो सिंहासन खाली करोगी जनता। रामधारी सिंह दिनकर बोल रहे हैं। क्यों ये सारे लोग ग्राम पर जा रहे हैं, भारत माता ग्राम वासिनी, ये क्यों कह रहे हैं? वो लोग के लिए कह रहे हैं, लोग के पास जाना चाहते हैं, लोग के साथ समायोजित होना चाहते हैं, लोग के साथ ओतप्रोत हो जाना चाहते हैं। तो हम तो लोक वार्ता की बार बार जो बात करते हैं, उसका अंतिम लक्ष्य तो वही है, अंतिम प्रयोजन तो वही है, लोग से ओतप्रोत हो जाना। और जैसे हम लोक वार्ता को देखेंगे, जैसे जैसे आपको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा। अब एक बात मैडम बैठी हुई है, मैंने भी यहाँ काम किया है, धरती और बीज पर काम कर रहा था। BN सरस्वती जी मेरे आचार्य थे, विभागाध्यक्ष थे, उनके साथ काम चल रहा था। उनके साथ कोई उनके मिथिला के ही कोई सज्जन थे, तो वो आकर के बैठ गए, ऐसे करके बैठ गए, यहाँ मैं बैठा था। तो उन्होंने कहा, अच्छा फला मैंने किसी का नाम लिया, अपने किसी जानकार का पूछा, मैंने वो जो आदमी है वो कुशल है ना, वो तो वो आदमी बोला उनका देह बदल हुई। उन्होंने मेरी तरफ देखा, देह बदल हो गई। अच्छा देखिए, मर गया नहीं कहा उन्होंने, मर गया नहीं कहा, उनका देह बदल हो गई, आत्मा और परमात्मा का मिलन, देह बदल हो गई, दूसरी देह में चले गए, दूसरे देह में चले गए। अब ये जो देह बदल शब्द है, अब और बल्कि ये शब्द नहीं है, ये तो उदाहरण है, ये उदाहरण है। अब लोग ने किस प्रकार से सोचा, किस प्रकार से, उनको आप मूर्ख मत कहिए, उनको आप ज्ञानी मत कहिए, उनको आप अंडर सिविलाइज्ड मत कहिए। अच्छा आप देखेंगे, अब यहाँ में एक बात आई गई है, तो मैं यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को उद्धृत करना चाहता हूँ। राइटर थे वो। हाँ राइटर तो थे, लेकिन राइटर होना तो राइटर या होना तो थोड़ी सी जरा वैसी बात होती है, कोई ऐसी कोई आप भी राइटर हैं, तो आप भी राइटर हैं, आप भी राइटर हैं। जिसका जो सोच है, जिसका जो दृष्टिकोण है, कितना व्यापक और कितना गहरा है, लोक के साथ कितना जुड़ चुका है, वो उसके विराटता की, वो उसकी बड़प्पन की पहचान है। बड़प्पन की पहचान तब होती है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को हम याद कर रहे हैं, इतने दिनों बाद याद कर रहे हैं, और यहाँ से हजारों मील दूर पर बैठा हुआ आदमी वो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद कर रहा है। अभी उनकी व्यापकता है, वो केवल अपने घर में नहीं, दूसरी जगहों पर भी उनका वो बड़प्पन है, वो उदारता है। अब देखिए उनकी दृष्टि को मैं यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ। जब ये जनपद आंदोलन चला ना, जगह जगह जो रीजनल सेंटर्स थे साहित्य के, वो स्थापित हुए। कहीं बुंदेलखंड साहित्य मंडल बना, कहीं ब्रज साहित्य मंडल बना, कहीं मगही सभा बनी, कहीं मैथिली सभा बनी। माने जो जनपद थे उनमें साहित्यिक जागर, रीजनल आकाशवाणी के रीजनल सेंटर्स बने, है ना। वो आंदोलन, उसको हम आंदोलन कह रहे हैं, उनको जनपद आंदोलन कह रहे हैं। फिर जनपद की ओर ध्यान गया लोगों का, जनपदी भाषाओं की ओर ध्यान गया, उन्होंने संगठन खड़े कर लिए। तो जनपद आंदोलन अंक निकला, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक श्लोक लिख कर दे दिया था, वो मैं कुछ सुना। घृतमेव पयस निगूढ़म भूते भूते च वसत विज्ञानम सततम मंथयितव्यम मनसा मंथान दंडेतम। मैं इसकी हिंदी कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। घृतमेव पयस निगूढ़म, जैसे दूध में जो घी का तत्व है वो निगूढ़ है, दिखाई तो नहीं दे रहा है, दिखाई तो दूध ही दे रहा है, सफेद दिखाई दे रहा है ना, लेकिन घी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन घी उसमें निगूढ़ है, अर्थात हमको दिखाई भले ही नहीं दे रहा है, लेकिन वो उसमें निहित है, उसमें विद्यमान है, मौजूद है, उसमें व्याप्त है। आगे कहते हैं भूते भूते च वसति विज्ञानम। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति में ज्ञान, जीवन का अनुभव ही तो है, वो भी जी रहा है? आप कुर्सी पर बैठ करके जी रहे हैं, वो खेत में काम करके जी रहा है, लेकिन अनुभव तो कर रहा है वो।
जीवन तो उसके पास भी है, वो भी जिंदगी तो है ना। तो एक अनुभव उसके पास भी है जो आपके पास नहीं है। उसने बादल को देखा और समझ लिया ये बादल बरसने वाला है, और फिर कहा दूसरा बादल देखा ये बादल बरसने वाला नहीं है। अब ये ज्ञान मुझे तो नहीं है, मेरे पास ये ज्ञान नहीं है। अब वो जो मेघ विज्ञान है, मेघ शास्त्र है, पादु संग्रवाल ने कई बार उद्धृत किया इस चीज के लिए, मेघ शास्त्र के लिए। तो वो उसके पास है, जीवन का अनुभव उसने देखा। नक्षत्र विद्या है, लोक नक्षत्र, वो किसान है, उसने देखा कि यहाँ, अच्छा उनके अलग नाम भी हैं। वो 3 तारे दिखते हैं, उन्होंने उनका नाम रखा 3 गांठ का पैना। अलग पैना, और वो पैना जो वो है ना, वो किसान के पास होता है जिससे वो बैल को हाँकता है, उसको पैना कहते हैं। तो उसको उसने 3 गांठ का पैना कह दिया, तो उसका शब्दावली उसकी अपनी है, शब्दावली उसकी अपनी है, लेकिन वो नक्षत्र की गति को जानता है, बता सकता है इस समय इतने बजे होंगे। उसके अलग अलग नाम उसने रखे हुए हैं। Traditional knowledge. Okay, so that we have discussed all this. But for you, he's right now talking about that the knowledge which is inherent in every human being, no matter in what occupation or station of life he may be located at. So that's the gist of what he's saying. दादा भारी हो रहा हो तो ब्रेक मांग लीजिएगा। हैं जी? नहीं आपको नहीं लगता, but maybe others, if you want to break at this stage, or you want to continue with it? Continue. I will continue. You want to continue? आप बताइएगा। नहीं, उनको चालू रखना है। तो फिर आगे वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास ज्ञान का एक पैराग्राफ है, किसी के पास ज्ञान का पूरा चैप्टर है, किसी के पास ज्ञान का एक वाक्य है। ये हो सकता है किसी के पास केवल एक ही शब्द हो, है ना। सततम मंथयितव्यम मनसा मंथान दंडेन, हजार के साथ वेदी कह रहे हैं कि मन के मथानी से, रई से हम सततम मंथयितव्यम, बार बार लोगों से पूछते रहे। लोक अध्ययन तो तभी होगा ना जब हम प्रत्येक व्यक्ति के पास जाएंगे। देखिए किताब का तो अध्ययन ये है ही नहीं है। आपने 100 किताबें पढ़ी हैं, 1000 किताबें पढ़ी हैं, इससे लोक का क्या माने है? क्योंकि लोक तो जो है वाचिक परंपरा में है, लोक तो उसके बाहर है। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि जो सांस्थानिकता है, जो संस्थानों में है, जो संस्थानों से घिरा हुआ है, जिसने अपनी जमीन घेर ली है, वो तो छोटा पंडित है ना। वो राजगुरु तो नहीं बनाया गया। राजगुरु किसको बनाया गया? जिसने घेरा ही नहीं बनाया था, है ना? जिसने घेरा नहीं बनाया था उसी को राजा ने गुरु बनाया था। तो लोक वार्ता का घेरा नहीं है, सीमित नहीं है। तो ये कैसे होगा? ये किताब से नहीं होगा, लाइब्रेरी से नहीं होगा, विश्वविद्यालय से नहीं होगा। तो सततम मंथयितव्यम, एक एक व्यक्ति के पास हमको ये मान करके चलना होगा कि किसी न किसी बात में ये मेरा गुरु बन सकता है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, गुरु शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है, ये मेरा अपना नहीं है, ये आचार्य वासुदेव अग्रवाल का शब्द है। उन्होंने पृथ्वीपुत्र में एक, पृथ्वीपुत्र उनकी किताब का नाम है। मेरे गुरुजी थे पंडित बनारसी चतुर्वेदी। You will find it again on Google Archives, UNESCO has archived Prithviputra, can be seen there. Or you can go to Sahitya Academy. Even IGNC has this library. It is 2 volumes of Vasudev Sharan Agarwal, edited by Kapila Vatsan. 1 volume is in Hindi and 1 is in English. And you will find this Prithviputra there, which is the very basis, fundamentals that he puts, that what is lok and what is the study, how it should be studied and things like that. So I will show you the book tomorrow. ठीक है ना। हाँ, तो उन्होंने ये कहा, तो लिखा है जनपदी अध्ययन की आंख, जनपदी अध्ययन की आंख एक निबंध है उसमें। तो उन्होंने एक झम्मन कुम्हार नाम से एक कोई व्यक्ति है हिमाचल प्रदेश में था, और वे उसके पास आकर के खड़े हो गए और वो चाक चला रहा था, उसके पास वे खड़े रहे।
और उसके पास फिर एक एक इस जल को क्या कहते हैं, इस धागे को क्या कहते हैं, उनकी जो प्रक्रिया है जिसको वो क्या कहते हैं। अच्छा, how to document that knowledge. तो उन्होंने कहा Into a कि potter, and he's asking questions on everything that he's using to make his pot. तो उन्होंने जो है उन्होंने पूछा, ये इसका उन्होंने उदाहरण दिया है, वो जो एक धागे से वो बर्तन को काटता है ना, तो उन्होंने कहा इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम डोरा कहते हैं। वासु सरदार जी कहते हैं मेरा मन भरा नहीं, मेरा मन नहीं भरा, मैं खड़ा रहा, उससे बातचीत करता रहा, क्योंकि मुझे मालूम है कि कोई ना कोई इसके पारिभाषिक शब्द होगा वो जिसकी परंपरा पीछे चली गई होगी। थोड़ी देर बाद वो बोला साहब इसका नाम छेना है, ये लिख दिया मैंने। तो लोक की अध्येता के लिए ये समझना होगा कि ये जो व्यक्ति है, चाहे वो झम्मन है, चाहे वो दूसरा नाम है, कोई तीसरा नाम है, कोई मजदूर करने वाला है, चाहे वो किसान है, देखिए उसके पास यही सोच करके बैठना पड़ेगा। मुझे मैडम ने एक बार काम दिया था, एक जोगी होते हैं एक प्रकार के, वैसे वो तो कहते हैं कि नहीं होते हैं, तो जंगम जो है, अब मैं वहाँ चला गया, उनके गांव में उनके पास चला गया, वो बड़ी वैसी जगह थी, आप बैठना पसंद नहीं करेंगे ना, सी गड़बड़ सड़बड़ सी थी, वैसी थी, लेकिन मैं इनके वासु अग्रवाल के निबंध को पढ़ चुका था। मेरे मन में यह था कि इससे मैं सीखने आया हूँ ना, तो वो मेड़ पर बैठा था, मैं नीचे बैठ गया, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-3-4 साल पुरानी बात हुई, मैं बैठ गया और मैंने उसका इतिहास लिखा, उसने जो कुछ बताई और जो बातें उन्होंने बताई, जब बाद में मैंने दूसरे लोगों से जब बातचीत करी, जब चर्चा करी, तो उन्होंने कहा अरे ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। उसने कहा कि ये जो जंगम है ये अवर्ण है, ये 4 वर्ण में शुमार नहीं है, ये तो अवर्ण है, और ये अवर्ण की जो कंसेप्ट था ये बिल्कुल नया था मेरे लिए। उन्हें वर्ण वर्ण नहीं मालूम है, आपको जरा बताना। देखिए पूछेंगे तो मैं जरूर बता दूंगा। अब ये पूछने की आदत डालेंगे धीरे धीरे। आप मुझे रोकेंगे, पूछेंगे तो मैं उसकी बात it's not possible for me to sit every day and explain, give you the gist, क्योंकि उससे उनकी continuity भी टूटती है, बीच में disturbance भी होती है, तो बेहतर होगा कि आप खुद सवाल कीजिए। There's a direct contact you establish between him and yourself. अब पहले आप कुछ पूछ लें तो किसी जमाने में 4 वर्ण का समाज बनाया गया था। किसी जमाने में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये किसी जमाने की बात है। देखिए जब परिस्थितियां बदलती है ना तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे अभी जनपद शब्द डिस्ट्रिक्ट में बदल गया, जनपद सांस्कृतिक इकाई थी लेकिन वो प्रशासनिक इकाई बन गया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जब वो जो 4 वर्ण जो एक प्रोग्रेसिव थे, समाज के संगठन करता थे, वो बात आगे बढ़ी तो उसका अर्थ दूसरा हो गया, ये अलग बात है, ये चीज अलग है। लेकिन जब वर्ण वाली बात जो थी उस समय वो प्रगतिशील थी। जिस आदमी से मैं बात कर रहा था, जंगम से, जिसके लिए इन्होंने मुझे भेजा था, जब उन्होंने ये बात कही, उन्होंने जो कहानियां मुझे सुनाई, वो जो मैंने बैठ करके सुनी, जब मैंने लिखा, औरों को भी बताया, तो कि समाज केवल 4 वर्ण में ही नहीं था। इसका ये निष्कर्ष निकला कि समाज इतना व्यापक था जिन्होंने अपने को वर्ण में शामिल करने से मना कर दिया, और उनमें जंगम था जिसने ये कहा कि भाई मैं अपने को इन 4 वर्णों में समाहित नहीं करना चाहता, मैं सबसे बड़ा।
वो अमर है। यदि आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा क्यों ये संस्कृति की बात है, और इन सबका संबंध लोक वार्ता से है। इन सबका संबंध लोक वार्ता से है। यहाँ मैं आपसे एक बात और कहूँ कि वासुशरण अग्रवाल जी ने अध्ययन की परंपरा को दो भागों में बांटा। एक को उन्होंने कहा वातातपिक और दूसरे को कहा कुटी प्रावेशिक। एक को उन्होंने कहा वातातपिक। अब ये उन्हीं का दिया हुआ शब्द है, वातातपिक, और दूसरा है कुटी प्रावेशिक। कुटी प्रावेशिक और बात में बताना, ये तो उन्हीं की टर्मिनोलॉजी है, उन्होंने जो दिया वो बताना उनके लिए। देखिए, कुटी प्रावेशिक का माने जो है, जो अपने घर में, अपनी कुटी में या अपने ऑफिस में बैठ करके आप जो अध्ययन कर रहे हैं, इंडोर अध्ययन की वो परंपरा जो आपके घर में बैठ करके, लाइब्रेरी में बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके हो, वो कुटी प्रावेशिक है। स्कूल के कमरे में बैठ करके वो अध्ययन आप कर रहे हैं, वो कुटी प्रावेशिक है। आपने कुटी में बैठ करके वो अध्ययन किया, कमरे में बैठ करके वो अध्ययन किया। और दूसरा है वातातपिक। आंधी भी झेलनी पड़ी, लू भी झेलनी पड़ी, बरसात भी आ गई और तेज धूप भी पड़ गई, तो वात और आतप, हवा भी और धूप भी, बरसात भी हो गई, और आप वहां भी जाकर के अध्ययन कर रहे हैं। लोक वार्ता का अध्ययन है ना, तो कौन सा है, कुटी प्रावेशिक है या वातातपिक है? है ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा श्रम करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो ये आपकी जो मनोभूमि बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से आपको ज्ञान के जो बड़े समुद्र के पास चलना है, वहाँ जाना है, तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारी, संकल्प की होनी चाहिए। जैसे कि राव संकृत्यायन का था, राव संकृत्यायन का संपर्क था, वासुशरण अग्रवाल जी ने कितने ही लोगों को शब्दावली एकत्र करने की प्रेरणा दी। कृषक जीवन संबंधी शब्दावली। अब चूंकि उस समय केंद्र गांव था लोक वार्ता के अध्ययन का, अब ये न समझें कि वो अर्बन नहीं है, नगर में भी कर सकते। देखिए वो कृषि सभ्यता की बात थी, आज औद्योगिक सभ्यता की बात है। तो औद्योगिक सभ्यता में क्या लोक वार्ता नहीं होती? नहीं, जहां समूह है, जहां लोग है, वहां लोक वार्ता है। जहां समूह मन है, आप संवाद कर रहे हैं, गहरे संवाद कर रहे हैं, गहरे संबंधों के बीच जहां संवाद कर रहे हैं। देखिए बिना संबंध के तो संवाद होगा ही नहीं। और जब आज मिले तो हमने कल मौसम पूछ लिया, कैसा मौसम चल रहा है, या वोट किसको दिया है आपने, ठीक है ना, बस ये बात हो गई, चलते चलते बात हो गई। लोक की जो बात है वो तो गहन संपर्क से जितना घनिष्ठ संबंध होगा, जितनी गहराई होगी, तो उतनी गहराई में जाकर के हमारे लिए वो शब्द प्राप्त होगा, वो ज्ञान प्राप्त होगा, जिसे हम लोक वार्ता कहते हैं। अब यहाँ थोड़े से आप मुझसे प्रश्न करिएगा और फिर मैं उन पर आगे भी बढ़ूंगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी हमने ये तो अभी शुरुआत थोड़े सा कर दिया है वैसे लोक वार्ता वाला है, हैं जी, एकदम ठीक है। हाँ, आप हमसे कुछ प्रश्न करिएगा तो उस पर चलेंगे, फिर आगे भी बढ़ेंगे प्रश्न की। ये मैंने इसलिए लिखा, पहला चैप्टर मैंने पहले इसलिए दिया कि मैडम ने मुझसे ये बात कही थी जब पहले मुलाकात हुई थी, कि लोग आते हैं और ये पूछते हैं कि लोक वार्ता को पढ़ने से क्या फायदा, और उसका क्या करें। तो इसलिए पहले ही मैंने कहा कि अध्ययन का प्रयोजन क्या है, और ये मैंने 6 या 7 आपके सामने ये प्रयोजन रखे हैं। इनको एक एक करके हम और ज़्यादा स्पष्ट करेंगे, आप हमसे और भी ज़्यादा पूछेंगे और भी ज़्यादा
इसमें मैंने वो भी बात रखी है, मंच से जुड़ी हुई बात 6 नंबर पर है, कला वादन। कितने व्यवसाय हैं। अब जैसे हम सिनेमा को ले लें, सिनेमा की जो थीम है, फिल्मों के लिए जो पटकथा लिखने वाले लोग हैं या संगीत का जो समावेश करने वाले लोग हैं, वो कितना लोग सर्वेक्षण करते हैं। बम्बई में बैठकर नहीं लिख लेते, वो बम्बई में बैठकर के पटकथा नहीं लिखते। जो पटकथा लिखने वाले लोग हैं या जो गीत की धुन बनाने वाले लोग हैं या गीत का जो विषय वस्तु है उसको ग्रहण करने वाले लोग हैं, वो सब यह देखते हैं पहले कि ये जो कहानी है ये कौन से जनपद से जुड़ी हुई है ना। जैसे वो शोले फिल्म वाला, वो पहाड़ियों में और डाकुओं में वहाँ रह करके उसने वो जो लैंग्वेज थी, वो जो शब्दावली थी, वो जो, तो इस प्रकार से चाहे नृत्य हो, चाहे गीत हो, चाहे चित्र हो। अब ये हम लोकवार्ता क्यों पढ़ें, लोकवार्ता के प्रयोजन में हमने ये बात भी रख दी है ना। तो लोकतंत्र का तो है, लोकतंत्र का और आगे भी चलेंगे। तो आज जितनी बात मैंने कही है उसको लेकर के आप मुझसे कुछ प्रश्न करें, लिख करके करें, आज करें या कल करें, और मुझे उससे प्रसन्नता होगी क्योंकि मैं भी संवाद करना चाहता हूँ, है ना। संवाद ही मेरा जो है वो प्रयोजन है। तो जो मैंने अब तक आपसे कहा है तो उसके बाद में फिर और आगे बढ़ूंगा मैं, आप बताइएगा। ये आपके पास है? अच्छा है जी, मिल जाएगा। अच्छा नहीं मेरे पास है। तो हम फिर करेक्ट और इनकरेक्ट